आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। आपको मालूम है, हम आज किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं, जो बहुजन के अधिकारों के लिए, बहुजन के हितों के लिए बहुजन की का प्रेरणा स्रोत बन के लगातार हमारे बीच, उनके बीच संघर्ष करता रहता है। अमूमन हम देखते हैं, हमारे साथ साथी हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में या उनके अंदर के द्वंद को हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं। वही प्रयास है ये कि अपने ऐसे साथियों के अंदर को पहचाना जाए, अंतर्मन को पहचाना जाए, उनकी सामाजिक राजनीतिक परिवेश को पहचाना जाए, उनके जीवन में झांक कर देखने की कोशिश की जाए कि आखिर किन दुश्वारियों से जूझते हुए उनका उनके व्यक्तित्व का ये विकास हुआ है और आज वो हमारे बीच सतत संघर्ष में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ हैं जागृति राही जी। आप लोग देखते हैं, हम लोग लगातार उनके साथ बहुजन संवाद पर भी संवाद करते रहते हैं, मैदान में भी लड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन 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 उनका परिवार क्या है, उनका सामाजिक परिवेश क्या है, उससे हम लोग अपरिचित जैसा रहते हैं। तो आवश्यक का प्रवेश है कि हम जागृति राही से रूबरू हो सके, उसके अंदर झांक के देखने की कोशिश करते हैं। जागृति राही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने ही कार्यक्रम बहुजन संवाद में। तो हम चाहेंगे कि आपका शुरुआती जीवन, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और फिर प्रारंभिक शिक्षा के बारे नमस्कार सभी बहुजन संवाद के दर्शकों को। धन्यवाद तिवारी जी, पहले तो मुझे इस मौका देने का कि अपने जीवन के बारे में कुछ बातें रख सकूं। तो मेरा जन्म जो है गुजरात में जाम खंभालिया, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है जो द्वारका और पोरबंदर के बीच में आता है, जामनगर के बीच में। तो उस जाम खंभालिया में मेरा जन्म हुआ और मेरी माँ वहीं से बिलोंग करती थी। और वहाँ तो हमने जन्म तो गुजरात में लिया, लेकिन उसके बाद 4 महीने के जब थे तो मम्मी-पापा लेकर आए और उसके बाद से मैं बनारस में राजघाट में सर्व सेवा संघ के परिसर में ही रही पूरी ज़िंदगी। अभी तक की तो बीती थी, 1.5 साल पहले तक। और शिक्षा के बारे में अगर बताऊं तो प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं, चूंकि बनारस का राजघाट इलाका जो है उसके पास ही स्कूल था। बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार है धर्म पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जी का, उनका स्थापित किया हुआ स्कूल है बाल विश्वविद्यालय। तो उसमें मेरी पढ़ाई हुई, प्रारंभिक प्राइमरी का कक्षा 8 तक की पढ़ाई वहां हुई। और उसके बाद फिर 8वीं में के बाद जो है जाना तो वनस्थली विद्यापीठ था। दादाजी हमारे जो है वहाँ एडमिशन करवा के लेके जा रहे थे, लेकिन उसी वक़्त उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से वो कैंसल हुआ। और फिर उसके बाद मैंने हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज है मैदागिन पे, वहाँ से इंटर तक की पढ़ाई की। उसके बाद फिर बसंता कॉलेज ऑफ विमेन है जो एनी बेसेंट का स्थापित किया हुआ बहुत प्रतिष्ठित बनारस का कॉलेज है। बसंता कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन और बीएड हुआ और फिर उसके आगे का पोस्ट ग्रेजुएशन का की पढ़ाई जो है बीएचयू से मेरी हुई है। तो ये कुल मिला के में। जी संक्षेप जागृति में जी, मेरा स्कूलिंग और पढ़ाई का जी है। जागृति जी, जी जागृति जी, अभी आपने चर्चा किया धर्मशील चतुर्वेदी का। धर्मशील चतुर्वेदी का नाम आते ही वो पूरा का पूरा बनारसीपन क्या होता है, बनारसी अंदाज क्या होता है, बनारस के जीवन का ढंग क्या होता है, बनारस का जीवन मूल्य क्या होता है, ये सारी चीजें अपने आप उभर करके चित्रपट पर छा जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा लेन देन उस बनारसीपन के अंदाज में हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आपका घर बलिया में भी आपकी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा उनको स्वाधीनता आंदोलन का आपका जी, आपका क्या अनुभव रहा और खास करके आपका व्यक्तित्व बलिया से लेकर के गुजरात से होता हुआ और बनारस में पला बड़ा है। तो यह जो सामंजस्य हुआ है ये इसमें आपके व्यक्तित्व के विकास पे इसका क्या असर? जी, मेरा परिवार इस मामले में बहुत सारे परिवारों से बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपको। वो जानना बताना भी मुझे अच्छा लगता है कि
मेरे पिताजी का मूल जो गांव है और परिवेश है वो बलिया में गोपालपुर दुबे छपरा सुरेमनपुर डिग्री कॉलेज का जो गांव है वो वहां मेरे पिताजी का जन्म हुआ। और मेरे दादाजी जो है पंचदेव तिवारी जी वो वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे और बागी बलिया को पूरा रिप्रेजेंट करते थे वो, इस मायने में कि वो पहले गरम दल में थे और बाद में फिर गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने अहिंसा का रास्ता लिया और फिर वो गांधी के आंदोलन में शामिल हुए। तो उनको घर से भी जो है बागी घोषित करके, दादा के पिताजी जो थे वो वहां गांव के मुखिया थे तो उन्होंने घर से भी निकाल दिया था ये कह के ये तो बागी हो गया है। तो बागी बलिया वाला जो पूरा पहली बार जो झंडा फहराया गया बलिया में खुद को स्वतंत्र घोषित करके, आजाद घोषित करके, उसमें मेरे दादाजी रहे और उसमें उनको गोली भी लगी थी उनकी बाह पे। मुझे वो बात भूलती नहीं है कि उनकी बाह पे निशान था और मैं छोटे में बहुत ज्यादा अपने दादाजी से ही मतलब इमोशनली अटैच थी। तो मैं उनसे पूछती थी कि ये क्या है दादा, तो वो बताते थे, फिर पूरी कहानियां सुनाते थे कि कैसे वो अंग्रेजों के जेलर के घर में ही नौकरी करते थे। वो बहुत गोरे चिट्टे थे तो वो अंग्रेज का भेष धारण करके कई बार छुपते थे। तो हम लोगों के लिए एक्साइटमेंट का जो एक कहानियों का जो बचपन का वो दौर था तो हम लोग वही सुनते थे। बताते थे कि एक बार ऐसे आए अंग्रेज आते थे तो मैं कैसे छुप के पालकी में बहू की तरह से गांव के जो कुम्हार होते थे, जो वो होते थे पालकी उठाने वाले लोग होते थे मल्लाह वगैरह, वो लोग मुझे नदी पार करके बिहार भेज दिया करते थे। वहां से गंगा एकदम सामने है गांव के। तो ये और दूसरा एक चीज भी कि मेरे नाना जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मोहन भाई गुजरात के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और खादी कार्यकर्ता रहे हैं। तो घर में मतलब ऐसा माहौल था कि जो जोड़ने वाला सूत्र था पूरे हिंदुस्तान का कल्चर मेरे घर में परिवार में, वो गुजरात और से लेके होते हुए पूरा यूपी और बलिया, तो उसका सूत्र मेन सर्वोदय और गांधी विचार था। क्योंकि नाना में और दादा में बहुत फर्क नहीं था इस मामले में कि वो भी कहानियां सुनाते थे तो डाकुओं के समर्पण की और भूदान आंदोलन की और विनोबा की और इस तरह की। और यहाँ भी इसी तरह का परिवार में माहौल था। और मम्मी पापा भी चूंकि उसी सर्वोदय कार्यकर्ता ही थे, आंदोलनकारी ही थे, तो माहौल वही था बचपन से, बस झंडा लेके बैनर लेके रैली में जाना, मीटिंगों में जाना, तो साहित्य बांटना। छोटे से थे हम लोग तब से गीत गाना, सुब्बा राव जी के साथ उनकी जीप में खड़े होकर कई बार गीत गाते हुए वो सीखना। तो वो सारा हम लोगों का जो इनफॉर्मल एजुकेशन हुआ, वो पापा बोलते भी थे हमेशा कि स्कूल से ज्यादा सीखने को यहाँ मिलता है, चलो वहां रहो। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई किताबी पढ़ाई है उस पे नहीं, घर में लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छा प्रकाशन था, पूरा का पूरा साहित्य की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी। तो कक्षा 5वीं तक में हम लोग आके साहित्य पूरा प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, और 8वीं 10वीं तक आते आते जय कृष्ण मूर्ति सब पढ़ना वढ़ना हम लोगों का चालू हो गया था। जो नॉर्मल नहीं होता है इतना मिलना, वो हम लोगों को मिल रहा था। तो वो तो असर था ही स्कूल, इस मामले में बिल्कुल घर अलग था सबका परिवार से। जागृति जी, जाहिर सी बात है कि आप पूरे गांधीवादी दर्शन और गांधी साहित्य के ही इर्द गिर्द आपकी पूरी जिंदगी की आपकी शुरुआत हुई। तो गांधी दर्शन के अतिरिक्त भी आपकी आपकी दिलचस्पी बढ़ी? हाँ बिल्कुल, मेरा जो खुद का अगर कहूँ तो मैं बहुत शाई नेचर से रही। मुझे ये सब बहुत एक्सपोजर होता था लेकिन मेरी रुचि नहीं थी बहुत ज्यादा, सच ईमानदारी से कहूँ तो। बचपन में मेरा कुल मिला के मेरा फोकस जो होता था वो संगीत में मेरा पैशन था। संगीत, नृत्य, पेंटिंग, ये आर्ट वाली जो फॉर्म थी सारी उसमें मेरी रुचि थी। और ये भाषणबाजी और ये सब में लगता था पापा कहाँ फंसा देते हैं हम लोगों को ले जाकर। भाई मेरा बहुत इंटरेस्टेड रहता था, मैं बहुत ज्यादा नहीं रहती, मुझे सजा जैसा लगता था बचपन में, सच कहूँ तो। तो और जहाँ कहीं अगर ऐसा कोई हो, मैं पैसे इकट्ठा करके सबसे पहले बहुत मुश्किल से 1500 रुपए जुटा पाई थी और लेके टेप रिकॉर्डर आई थी और दिन रात बस गाने की प्रैक्टिस करना, म्यूजिक की प्रैक्टिस करना, डायरी में बैठ के लिखना, यही मेरा काम होता था। मुझे बहुत ज्यादा इन चीजों से रुचि नहीं थी। वो अनकॉन्शियसली मेरे ऊपर असर करता था लेकिन बहुत नहीं था असर।
स्टोरी की तरह सुनना या उसमें एक्सपोज़र घूमने का मौका मिलता था, वो बहुत मज़ा आता था कि नए-नए शहरों में जहाँ कहीं सम्मेलन हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है, सर्व सेवा संघ का, सर्वोदय का, मुझे ले-लेके हम लोगों को पापा जो है हर जगह वेटिंग तैयार रहता था। फिर बनारस से लेके गुजरात तक की यात्रा हर साल होती थी रेलवे में, तो ट्रेनों का आकर्षण, घूमने का आकर्षण, वो सारा चीज़ मिला उस तरह से। लेकिन रुचि मेरी जो है वो पैशन जो है म्यूज़िक में था। एजुकेशन तक जो है ये होता था, कॉलेज में भी आने के बाद ये हुआ कि तुमको तो पॉलिटिकल परिवार से हो, सोशल परिवार से हो, समाजवादी खास करके धारा के लोग जो थे उन लोगों ने समाजवादी जन परिषद के लोगों ने, सब लोगों ने ये कहा कि तुमको जो है चल के चुनाव लड़ना चाहिए बीएचयू का। मैं उनको भगा देती थी कि मुझसे पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मेरा नेचर नहीं था। मुझे सोशल होना, मदद करना, वो सब चीज़ें इमोशनली मतलब बहुत संवेदनशीलता थी, तो वो सब चीज़ों को लेके जागरूक थी, लड़कियों के, महिलाओं के मुद्दों को लेकर बहुत बारीकी से देखना। लेकिन फ़िल्मों में, आर्ट में, यही चीज़ों में रुचि थी। बहुत ये सब चीज़ों में मेरी रुचि नहीं थी, वो बाद में डेवलप हुई। आ, आपके दिलचस्पी संगीत में थी, लेकिन मैं संगीत की दिलचस्पी में देखता हूँ कि आप गांधी भजन और गांधी के वो पूरे प्रार्थना और इस सब का गायन तो आप करती रहती हैं। उसके अलावा और बाहर निकल करके अपने संगीत की दुनिया में और समय और सांस्कृतिक दुनिया में आपने जाने की कोशिश नहीं की, जाने की कोशिश नहीं की? जी, 8वीं तक तो जहाँ पढ़ रही थी वहाँ बहुत कल्चरल माहौल था वो स्कूल में, वो मौका था म्यूज़िक सीखने का तो सीखा, लेकिन वो बस बेसिक ही था। उसके बाद तो जिस जगह रह रहे थे वहाँ से आस-पास में मैंने बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और ये ट्रेजेडी है अपने आप में कि हमारे यहाँ देश में बच्चों की रुचियों के हिसाब से उनको मौके नहीं मिलते हैं, और इन आर्ट फॉर्म्स पे हमारे पूर्वांचल में तो अभी भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे बंगाल में, जैसे गुजरात में, तमाम आप देखेंगे कि संगीत सीखने का, और तमाम दक्षिण भारत में बहुत अपने हेरिटेज को संभाल के रखते हैं। पर बनारस में ये दुर्भाग्य है कि बनारस घराना इतना बड़ा घराना है, इतना संगीत का है, लेकिन यहाँ स्कूलिंग के लिए या इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट को डेवलप नहीं किया गया। और उसकी वजह है कि हम जैसे बच्चे जो मतलब बचपन में मैं बहुत खुद से जाके खोजती थी कि कोई स्कूल, कोई टीचर मिले जो मुझे सिखा सके, पर वो हुआ नहीं। और इतना पैसा तो होता नहीं था सर्वोदय कार्यकर्ता के घर में कि हम कोई बहुत बड़ी जगह जाएँ और उस तरह से करें। जो सरकारी टाइप का एजुकेशन था, वही व्यवस्थाओं में हम लोग अपना वो कर रहे थे। तो बहुत उसको परिष्कृत करने का मुझे मौका नहीं मिला। मिला जो मौका वो यही मिला कि जो माहौल था उसमें जो सीख सकते थे वो सोशल एक्टिविज़्म और वैचारिक जो है ट्रेनिंग जो है उस तरह की वो सहजता से मिली, तो फिर वही लाइन पकड़ी हमने। पढ़ाई के बाद और उस तरह की बात, धीरे-धीरे अपने आप चैलेंजेज़ आते गए ज़िंदगी में, और वो करना हुआ। प्रभाव सबसे ज़्यादा उसमें अगर कहूँ तो 8वीं, 9वीं, 10वीं के बाद ही जो बौद्धिक हम लोगों का विकास हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान मुझे जो प्रभावित करते थे, मेरे घर के जस्ट नीचे नारायण देसाई जी रहते थे। उत्तर नारायण देसाई यानी महादेव देसाई के पुत्र, अफलातून जी के पिताजी। तो और मैं और मेरे भाई में सिर्फ़ 1 साल का अंतर है, तो मैं ज़्यादातर, क्योंकि मम्मी भाई को सँभालने में होती थी या दादा-दादी परिवार था तो सब देखती थी, तो मेरा बचपन ज़्यादातर उस परिवार में बीता। उन लोगों की गोद में ही एक तरह से हम रहे, तो उनके घर का, उन लोगों का भी प्रभाव रहा, नारायण देसाई के परिवार का। उसके साथ साथ-साथ जो है आचार्य जी, मेरे मतलब परिवार, आचार्य राममूर्ति का परिवार, और आचार्य जी का मेरे घर में मेरे पिताजी एक तरह से उनको गुरु मानते थे, उनका बहुत आना-जाना था, और उनके साथ ही पापा काम कर रहे थे, तो मैं उनको खूब सुनती थी। उनके जितने कार्यक्रम होते थे सर्वोदय मंडल के शिविरों में और तमाम शांति सेना के, तो मैं जाती थी, और मेरा काम ये होता था कि मैं बैठ के उनके भाषण रिकॉर्ड कर लिखती थी, मतलब रिकॉर्डिंग तो उस समय नहीं होती थी, तो हाथ से लिखती थी। या फिर रिकॉर्डिंग हुई है तो उसको ट्रांसलेट मतलब कागज में उतारना। पापा पत्रिकाओं का काम देखते थे, तो पत्रिकाओं में लिखने के लिए उसमें जो मैटर वगैरह है वो सब उतारना पड़ता था। तो मैं बैठ के वो काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सामने बैठ जाती थी, उन लोगों का 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का भाषण जो है, चाहे वो जेपी का हो, चाहे आचार्य जी का हो, सब मैं उतारा करती थी। तो वो बहुत उससे एक लेवल जो होता है ना, एक छोटे बच्चे का या नए युवा हो रहे बच्चे के मन पर जो है अनकॉन्शियसली वो लिखते पढ़ते वो चीज़ों का असर होता है। तो मेरा एजुकेशन इस लाइन में अगर वैचारिक प्रशिक्षण कहें तो
फिर विमला ठकार को बहुत सुना हम लोगों ने। उस दौर में पापा सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष थे और मम्मी मंत्री हुआ करती थी, तो वो लोग जाते थे, जो आयोजन होता था शिविरों का खूब आयोजन होता था, तो हम जाके 2-2 घंटे 3-3 घंटे विमला ताई का योग पे और ऐसे चीजें सुनना। और तो उसने एक बहुत लेवल बहुत ऊंचा कर दिया सुनने और समझने का उस तरह से। तो एजुकेशन हमारा या रुचि फिर धीरे धीरे इसलिए उसमें डेवलप हुई। तो मेरे जीवन पे वैचारिक रूप से उन 2-3 लोगों का, इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे दादाजी नाना जी को छोड़ दूं या पिता माता को छोड़ दूं, तो मैं आचार्य राममूर्ति, विमला ठकार, नारायण देसाई, इन लोगों को गांधी कथा करते हुए और वैचारिक बातें बोलते हुए ये सब जो सुना। और बंग साहब, सिद्धराज ढड्डा, ये लोग भी थे घर पे, कृपलानी जी, धीरेन्द्र मजूमदार, इन सब लोगों को मुझे देखने का, मिलने का अवसर मिला। एक बार का मुझे जेपी का भी याद है कि गांधी विद्या संस्थान के गेस्ट हाउस में रुके थे, मैं बहुत छोटी थी तब, लेकिन उनकी गोद में बैठी हूँ, ये सौभाग्य मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जो मिली, ये इसके लिए मैं बहुत ही लकी हूँ इस मामले में। अच्छा जागृति जी, गांधी का पूरा आंदोलन से ही ये कांग्रेस का अभ्युदय हुआ था, और कांग्रेस और इसमें तो आप गांधीवादियों का और ये कांग्रेस के संबंध के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे तो याद है, मैं जब मतलब मेरा जन्म 71 में है, तो मैं 77 के आंदोलन के समय बहुत छोटी थी। लेकिन मुझे याद है तब तो इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगाना हम लोग डंडा लेके लगाते रहते थे कि राजनारायण बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पता नहीं, पर समझ तो कुछ आता नहीं था, पर रटते थे ये सब। और इमरजेंसी में मेरे दादाजी 19 महीने जेल में रहे, पिताजी अंडरग्राउंड रह के पत्रिकाओं का निकालने का काम कर रहे थे, तो पता नहीं था उनका कि वो कहाँ है। माँ मेरी, हम दोनों छोटे बच्चे और मेरी दादी, हम चारों लोग जो है वो लेके जेल में जाती थी दादू से मिलने के लिए। तो हमको याद है भाई मेरा डंडा लेके मारता था पुलिस की वैन पे कि मेरे दादा को कहाँ ले जा रहे हो, और इंदिरा गांधी बहुत बुरी है। और इस तरह का, तो कांग्रेस को लेकर के समाजवादी जो धारा थी, मेरे दादा उसी से जुड़े हुए थे, पापा भी उससे जुड़े हुए थे। तो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था, वो विपक्ष तो समाजवादी ही थे उस जमाने में। संघ और आरएसएस या भाजपा का तो कोई औकात उस समय था नहीं उस तरह से, पार्टी के तौर पर कहें तो। हमारे पॉलिटिकल जो सीन था, हमारे दादाजी भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और प्योर एकदम भयंकर समाजवादी दिमाग के थे। मतलब जनेऊ वनेऊ तोड़ के फेंक दिए, दलित बस्ती में जाके रहते थे, गांव में अपनी सारी जमीन उमीन सब जो है मदद करना, जो गरीबों को, वंचित तबकों को, उस तरह का माहौल था। पिताजी भी एकदम क्रांति करने पे आमादा रहते थे इस तरह से। तो बिल्कुल भी वैसा नहीं, ट्रेडिशनल माहौल जो कांग्रेस का इमेज बना हुआ था उस तरह का नहीं था। हम लोग कांग्रेस ही इस मामले में थे कि आजादी की लड़ाई से तो कांग्रेस ही जुड़ी थी, तो उस समय थे। लेकिन वैचारिक तौर पर फिर वो विपक्ष की लाइन पकड़ ली थी उन लोगों ने, लोहिया और जयप्रकाश और विनोबा और गांधी, सब सब थे हमारे यहाँ। लेकिन कांग्रेस उस तरह से नहीं प्रेजेंट थी हमारे घर में, परिवार में, विपक्षी पार्टी के रूप में ही थी। राजीव गांधी से भी मैं बिल्कुल बचपन में, मुझे याद है कि मेरे कैंपस के ऊपर से उड़ के वो वसंता कॉलेज में हेलीकॉप्टर से उतरते थे, तो सबने कहा कि उनसे मिलने जाना चाहिए, देखने जाना चाहिए। मैंने कहा क्या देखना है, वो तो बड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है। अब समझ में आता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं था। लेकिन उस वक्त हम लोगों का माहौल कांग्रेस के फेवर में उस तरह का नहीं हुआ करता था, बिल्कुल अलग था। ईमानदार बात यही है। अच्छा जागृति जी, माने गांधीवादियों के ही साथ पुष्पित पल्लवित हुई कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की जो तथाकथित पार्टी थी उससे इतनी दूरी आखिर क्यों होती गई? जी, ये बहुत अपने आप में वो है, विचारणीय सवाल है। शायद हिंदुस्तान की तकदीर जो आज बनी है उसका कारण वही रहा है कि जितने मैं मानती हूँ अब तक, जितनी समझदारी मेरी बनी है, कि समाजवादी लोग जो निकले कांग्रेस से विपक्ष बनाने के लिए, और उन लोगों ने सोचा तो अच्छा ही था, या जेपी ने भी जिस तरह से इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की और गांधीयन समाजवाद इनकी लाइन बनाने की कोशिश की, उसमें उनको भी ठगा इन लोगों ने।
जो विपक्ष है। तो मैं मानती हूँ कि कांग्रेस ने जो अपनी लाइन पकड़ी उसमें खासकर इंदिरा जी के ज़माने में, उसके पहले नेहरू के समय नहीं ऐसा था। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस अलग हुई सर्वोदय के लोगों से, या सर्वोदय के लोग जो उनके विपक्ष में खड़े हुए, जेपी 2 फाड़ में हुआ, सर्वोदय भी टूटा। एक तरफ विनोबा के लोग थे, विनोबा को मानने वाले ज़्यादा लोग थे जो मानते थे कि इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, और एक तरफ जेपी के साथ जुड़े हुए ज़्यादा लोग थे, जो खासकर युवा टीम थी पूरी की पूरी, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी और तमाम लोग। तो वो समाजवादी धड़ा और ये सब जो अलग हुए कांग्रेस से, उससे कांग्रेस का नुकसान जितना हुआ उससे ज्यादा देश का भी नुकसान हुआ। और ठीक है कि हमने लोकतंत्र को या एक तीसरी धारा बनाने की कोशिश अपने आप में की, लेकिन आज जिस दशा में देश पहुंच गया है उसमें कांग्रेस का विरोध करते करते हम जो संघ के साथ जाने की मजबूरी हमारी हो गई, या हम उनको बदलने की गलतफहमी पाल लिए, तो शायद कांग्रेस को बदलने की कोशिश या उसमें रह के उनको सुधरी हुई लाइन पे, या हम ही शायद डोमिनेट कर रहे होते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि ये जो लोग हैं जो जिनकी गांधी विरोध की ही लाइन है, या जो छद्म कहते हैं ना विचारधारा पाले हुए हैं, जो षड्यंत्रकारी विचारधारा है, हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा है, उसको हावी होने का जो मौका मिला उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से पूरी दूरी, जो वैचारिक दूरी हुई, उसका नतीजा है ये, मैं मानती हूँ। अच्छा, आज की तारीख में ये पूरा गांधीवादी जो अपना आंदोलन है, वो लगभग दो खेमों में सीधे सीधे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो क्या इसकी कल्पना गांधीवादी लोग किए थे कि हमारा इतना डेविएशन हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि हमारा एक पूरा पूरा घड़ा जो है तो हमको हमारे ये सर्वनाश के लिए काम करना शुरू कर देगा उसके साथ खड़ा होकर के? हाँ, गांधी क्यों, हर हर देश के हर विचारधारा के तबके में तो ये गिरावट आई है, खाली गांधीवादियों की बात नहीं है। गांधी को मानने वाले लोगों में हर तरह के लोग हैं। गांधी तो एक उस एवरेस्ट का नाम था जिसको इग्नोर करके कोई इस देश में वैचारिक वो चलता ही नहीं था, एक वो दौर था। तो इसीलिए शायद गांधी के ऊपर सबसे ज्यादा हमला इन लोगों को करना पड़ता है। तो ये जो गिरावट है कहीं ना कहीं, आप संस्थाओं की पॉलिटिक्स में देखिए, उन लोगों ने बहुत जितना महत्व समाजवादियों ने या और तमाम लोगों ने गांधी के संस्थाओं को नहीं दिया, या कांग्रेस तो बिल्कुल ही भूल गई देना, वो अपना नुकसान की, अपने जड़ पे कुठाराघात हुआ। जो कार्यकर्ताओं को और वैचारिक बुनियाद बनाने की जो जगहें थी उनको आपने छोड़ दिया और उनको महत्व नहीं दिया। वहां पे संघ के लोग या उस वैचारिक सहमति को मतलब देने वाले लोग जो है काबिज हो गए। अब हम कहते हैं कि वो कुजात है तो मठी है तो पलाना है तो ढिमकाना है। हम क्या कर रहे थे, हमने तिरस्कार किया, हमने बोला कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इसको महत्व नहीं रहता। तो जब आप अपनी जमीन छोड़ेंगे तो उस पर कोई तो कोई काबिज होगा, और उन लोगों ने बहुत महत्व दिया। हालत ये हो गई, एक दौर ये था कि जब गांधी की जो संस्थाओं की जमात है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ये था जो कहता था कि अरे रचनात्मक काम तो केवल आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और उन्होंने सीखा। आरएसएस क्या की, कॉपी पेस्ट की, पूरा का पूरा ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट एक आत्म मानववाद बन गया। और पता नहीं कहां कहां से उन्होंने गांधी की शब्दावली जो है, गोविंदाचार्य जी जैसे लोग तो इसी प्रोजेक्ट पे लगाए गए हुए थे, जो पूरा का पूरा मतलब बाकायदे वो पैर में आके बैठते। मैंने देखा है कैंपस में भी, केसी सुदर्शन भी आते रहे, वो भी आते रहे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी, उनको अपने तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करना था और फिर कब्जा करना था, और किया उन्होंने। मैंने सबसे पहले जब पढ़ाई जैसे ही मेरी खत्म हुई, मैं स्ट्रगल में आई कैसे, गांधीवादी संस्थाओं की दिक्कत ये थी कि उन लोगों को एक खपत थी कि वो सैद्धांतिक और पवित्रतावाद उनका इतना बढ़ा हुआ था कि उनको अपने ही बच्चों के साथ उनको अडॉप्ट करने में भी दिक्कत होती थी। तो हम लोगों के लिए दरवाजे बंद रहे हमेशा, गांधी संस्थाओं के दरवाजे। मैं वहीं पली बड़ी, लेकिन हमारे लिए, हमारे भाई के लिए, हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हम नेपोटिज्म के शिकार हो जाएंगे, मतलब हम हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा। तो एक सो कॉल्ड मानसिकता ये बना ली कि नहीं 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 नहीं, अपने बच्चों को तो इसमें नहीं लेना है, नहीं करना है। तो वो एक जो उच्च मानक आपने तय किया, उसने कहीं ना कहीं सबको बाहर कर दिया, दूर कर दिया इन संस्थाओं से। हम जैसे लोग भी, मैं जो काम आप पूछ रहे थे कि किसके साथ आपने और वैचारिक, तो मेरा काम तो सारा लेफ्ट के लोगों के साथ हुआ है।
क्योंकि समाजवादी किसी धड़े को मैं इस तरह से नहीं जानती थी जो काम कर रहे हैं, वो ना कांग्रेस के साथ कोई लिंक था। मेरा काम करना, कार्यकर्ता का जो प्रशिक्षण हुआ अगर बाद में पढ़ाई के बाद, तो वो लेफ्ट के जितनी संस्थाएं थी, आप कहेंगे उसको एनजीओ, लेके और एनजीओ का विरोध भी लेफ्ट के लोग करते हैं, मगर मैं जिन संस्थाओं के साथ काम की वो सारी की सारी लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों की ही चलाई हुई संस्थाएं थी। आप कहीं भी चले जाइए, तो किसी भी बौद्धिक दायरे में चले जाइए, तो वहां पे तो वही मिलते हैं। आप कांग्रेस के भी बौद्धिक तबके में चले जाइए, तो कांग्रेस किसको बैठा के रखती है? वो ज्यादातर लेफ्ट के लोग होते हैं। क्या पढ़ने लिखने वाले लोग समाजवादी नहीं होते, या गांधीवादी पढ़े लिखे लोग नहीं होते? वहां हर जगह आपको कोई नहीं मिलेगा। मुझे जितना भी मुझे याद है कि मेरा जो पहला ही काम मैंने शुरू किया, तो इवन गांधी विद्या संस्थान में गांधीवादी कितने थे? लेफ्ट के लोग थे। मैं जब गांधी विद्या संस्थान में पढ़ाई खत्म करके पंचायती राज पे पहला ही इलेक्शन हुआ और पंचायती राज आया, तो महिलाओं को लेकर के पंचायती राज विभाग की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। ग्रामीण महिला प्रधान जितनी भी खड़ी हुई थी, उन लोगों का इंटरव्यू करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। फिर राष्ट्रीय महिला कोष पहली बार बना और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे पहली बार पैसा छोड़ दिया गया। उसकी स्टडी करने के लिए बीएचयू में एक प्रोजेक्ट आया, जो वुमेन्स स्टडी सेंटर में आया था। मैं इन दोनों प्रोजेक्ट में जबरदस्ती जाके मैंने काम किया। मैंने कहा मुझे गांव देखना है, महिलाओं को काम करते हुए देखना है। तो उसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मैं पैदल 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 तमाम गांवों में बनारस के 600 ग्राम महिला ग्राम प्रधानों से मिली, उनसे बातचीत की, उनके नियरेस्ट कंसल्टेंट से मिली, और पैशन था काम करने का। और मिल करके देखा मैंने कि वहां पे जो भी सिस्टम है किस तरह से काम करता है, पेट्रियार्की किस तरह से काम करती है। तो ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलके उनको देखने का और उसको करने का, गांधी विद्या संस्थान के साथ काम कर रही थी। तो वो प्रोजेक्ट्स और वो सब कुछ कौन चला रहा था, कौन लोग थे वहां? दीपक मलिक जी अध्यक्ष थे, या डायरेक्टर थे, या और भी जितने वहां जुआल साहब से लेके सारे लोग थे, ज्यादातर लेफ्ट की आइडियोलॉजी से निकले हुए। दिवाकर जी थे, मुनीरा रफीक खान थी, ये सारे लोग, या उनके पिताजी थे रफीक खान साहब, तो ये सारे लोग लेफ्ट के लोग थे वहां पे ज्यादातर। जेपी ने तो सबको बुला करके रखा था, ऐसा नहीं है कि वहां पे केवल गांधीवादी ही काम कर रहे थे, दो चार गांधीवादी रहे होंगे ज्यादा। तो उन लोगों से सीखने को मिला। तो मेरा कोई बाउंड्री नहीं था इस तरह का कि मुझे मेरा पहला ही डिसर्टेशन मैंने बनाया बीए में। तो उस समय मैं आचार्य जी को सुनती थी, और वो उनका कॉन्सेप्ट यही था कि गांधी और मार्क्स को कैसे एक किया जाए, इस पे वो काम कर रहे थे। और मैं उसको सुन सुन के मैंने पहला ही डिसर्टेशन लिखा ग्रेजुएशन में, गांधी और मार्क्स। तो मेरी जेएनयू की टीचर थी पॉलिटिकल साइंस के, वो बोलने लगी ये तुमको कहाँ से आइडिया आया? तो फिर मैंने बताया कि आचार्य जी से मैंने बात की। तो अब देश की शिक्षा नीति बनाने वाला व्यक्ति जगह घर में बैठा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को ये सब चीजें सूझती थी उस जमाने में। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में गांधी और मार्क्स को एक कैसे किया जाए, इस पे पढ़ाई हो रही थी। घर में पूंजी भी रखी होती थी, घर में और मार्क्सवादी साहित्य भी होता था, समाजवादी साहित्य भी होता था। तो सब बाउंड्रीज थी नहीं कहीं। अच्छा जागृति जी, आपने तो अजीब बात कही। ये धारणा बनी हुई है कि गांधी और मार्क्स बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन उसको लेकर के खैर हम इस चीज पर आते हैं। जो आपका परिषद था सर्वसेवा संघ परिषद, सर्वसेवा संघ परिषद बनारस का गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी साहित्य का उत्पादन स्थल था। उसकी फैक्ट्री हम उसको कह सकते हैं। और वहीं फिर गांधी विद्या संस्थान भी उसी परिसर में बना हुआ था। तो इन दोनों के बीच में आप क्या तालमेल देखती है, और आगे उसका क्या असर पड़ा? दोनों चीजें होती हैं। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं होता है। आ, बहुत अच्छा तालमेल भी दिखता था और बहुत कंट्राडिक्शंस भी दिखते थे। दोनों तरह की चीजें थी। जो वहाँ प्रोफेसर लोग आते थे, वो उनको अपना ईगो होता था ज्यादातर कि हम ही ज्ञाता हैं, जानकार हैं, और ये जो बेचारे गांधीवादी कार्यकर्ता वो बेचारे हैं, और इनको इनको कुछ समझ उमझ है नहीं ज्यादा। तो उन लोगों की तरफ से ऐसा भाव होता था। और इधर जो गांधीवादी लोग होते थे वो कहते थे कि अरे ये सब तो मतलब केवल और ऊपर की बातें हैं, और जो जमीनी काम है ये लोग कुछ करते वर्ते नहीं है। तो ये एकदम कंट्राडिक्शन आपस के रहते थे, लेकिन एक बहुत अच्छा रिलेशन भी था। क्योंकि जब कार्यक्रम होते थे, बड़ी बड़ी सेमिनार गोष्ठियां, तो उसमें बड़े तमाम थिंकर्स आते थे, तो हम लोगों को सहज मौका मिलता था सुनने का, जानने का, उसमें भागीदारी करने का। और बोर्ड ऐसा था कि उसमें दोनों को साथ बैठना पड़ता था। सर्व सेवा संघ के
जो लोग होते थे वो भी मेंबर्स होते थे, और ये लोग भी तो बिना उसके चलता नहीं था। गांधी विद्या संस्थान में उषा मेहता जैसी व्यक्ति रही हैं, असगर अली इंजीनियर रहे हैं, और बड़े-बड़े नामचीन तमाम देश के बौद्धिक विमर्श वाले लोग रहे हैं। चंद्रशेखर जी वहाँ आते थे। तो लोगों को मौका इसलिए मिलता था, शुमाकर वहाँ रहे। उसी तरह सर्व सेवा संघ के परिसर में भी दुनिया के, आप कह रहे हैं ना पूर्वांचल के या नहीं, देश के दुनिया के लोग आते थे। तमाम अंग्रेज आते थे वहां पे। मैंने बचपन में देखा है, तो वो एक मॉडल था। वहां मैंने पवन चक्की देखी, वहां गोबर गैस प्लांट था, वहां गौशाला चलती थी, वहां खेती होती थी। तो गांधी के रचनात्मक काम से लेके और आंदोलनात्मक काम तक सब कुछ मैंने वहां पे देखा अपने बचपन में। हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसे होती थी कि रोज सुबह शाम सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, फिर श्रमदान होता था। ये हमारा दैनिक जीवन था। श्रमदान करने में आपको कम से कम संडे को तो शामिल होना है, कोई और उपाय नहीं है। और उसमें हम लोगों को पापा, आपको याद है कि नाली सफाई करवाने के लिए देते थे। जो बड़े बड़े टैंक होते थे टॉयलेट के, वो साफ करने के लिए बाल्टी बाल्टी ये लोग खुद साफ करते थे। नाली सफाई जो, और बेसिन, टॉयलेट, लेटरिन, सारा कुछ हम लोगों को बचपन से ये होता था कि नहीं आपको करना है। और खाने में भी फिर वो मेस चलता था, कैंटीन चलती थी, तो सादगी और वैसा खाना खाना है। तो पूरा हम लोगों का स्वाद व्रत भी पालन कराया जाता था कि नहीं आपको करेला खाना है। रो रो के हम लोग खाते थे, लौकी खानी है, करेला खाना है, ऐसे जीवन। तो बंदरों की तरह वहाँ कैंपस में बहुत सारे पेड़ पौधे सब फलों के लगे होते थे। शहतूत का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पपीता है। मतलब हम लोगों को याद नहीं कि कभी खरीद के फल खाया हो। सब तोड़ ताड़ के दिन भर हम लोगों का वैसे ही बीतता था। सामने गंगा थी, पीछे वरुणा थी। तो मतलब एक जो शहर के करीब रह करके भी लेकिन जो प्राकृतिक जीवन है वो भी मौका मिला। तो उस परिसर ने बहुत गहरा लगाव होने की वजह यही है कि जिंदगी कैसे जी जाती है सिखाया वहां पे हम लोग। अच्छा, जागृति जी हमारे साथ अभी सुरेंद्र जी हैं। ये वो अपनी बात शुरू करें उसके पहले आप जानना चाहेंगे कि एक ही परिसर में दो बड़ी संस्थाएं, एक तरफ गांधी विद्या संस्थान और एक तरफ सर्व सेवा संघ, इन दोनों के बीच की आपस का द्वंद्व भी चलता रहता था, मोहब्बत भी चलती रहती, सब चलता रहता था। और आज की तारीख में दोनों ही संस्थाएं अगर हम कहें कि ध्वस्त हो गई तो उसको कहा नहीं जा सकता। पूरा परिसर आज बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, अपना पूरा मैदान हो गया है। तो आप के अंतर्मन में उसको लेकर के आज क्या चित्र उभरता है? देखिए एक होता है ना आदमी कल्पना में जीने लगता है जब वास्तविकता बहुत तकलीफदेह हो जाती है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है, शायद लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा है अपने आप में। उस स्मृतियों से अलग होना, क्योंकि आप कल्चरली आपको डिस्प्लेस किया जाता है या उखाड़ दिया जाता है, और हमारी जड़ें वही हैं। मैं अपने गाँव से या अपने पारिवारिक संबंधों से नहीं जुड़ी थी। हम लोगों के मम्मी-पापा तो सर्वोदय कार्यकर्ता थे, और मुझे याद नहीं है कि हमारे रिश्तेदारियों में मैं कभी गई हूँ। मुझे याद ही नहीं है। मेरी बुआ लोग भी जो पढ़ाई उनकी हुई या उनके परिवार रहे वो सेवापुरी में, खादी में या कौसानी में जो आश्रम था वहाँ से पढ़ाई हुई। मेरे पापा की पूरी पढ़ाई श्रम भारती जमुई खादी ग्राम में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा वो बुनियादी तालीम की पढ़ाई की उन्होंने। वो अलग बात है कि वो आईएएस अफसरों की भी ट्रेनिंग में बुलाए जाते हैं, और ज्यादातर उनको सब प्रोफेसर समझ लेते हैं। लेकिन उनकी फॉर्मल एजुकेशन 9th के बाद वही हुई है। अगर डिग्री कहें तो उनके पास कोई डिग्री नहीं है। लेकिन उस तरह का तो हम लोगों की पढ़ाई उस तरह से हुई। तो मैं उस परिसर को अभी भी अपने अंदर जीती हूँ। मैं उसको खत्म नहीं मानती हूँ। वो भले बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे अभी इन लोगों की बौद्धिक स्तर देख लीजिए कि उस जगह को खत्म करके जिसका इतना रिच हिस्ट्री और वो विरासत थी, उसको मिटा के वहाँ पे अभी कुंभ से आने जाने वाले लोगों की गाड़ियों का स्टैंड बना दिया है। तो वहाँ हजारों सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं 13 एकड़ में। यही यही देन है, ये विकास मॉडल है मोदी जी का। तो मैं तो अभी भी उन्हीं स्मृतियों में जीती हूँ, और मैं उसके, मेरा मतलब यही होता है कि वो जो इदारे थे, जो वो जो दायरे थे, वो जो छोटे-छोटे द्वीप जिनको मैं बौद्धिक द्वीप मानती हूँ, वो खड़े किए थे गांधी ने या गांधी विचार के लोगों ने। उनको देश में अगर जिंदा करना ज़रूरी नहीं लगता है, तो हम लोग आगे चीज़ों को बचा नहीं पाएँगे। वो बीज बचाने वाला काम है। जो आंधी चल रही है, जो देश में नफ़रत की और जिस तरह का सांप्रदायिक फासीवाद आया है इस देश में, उसको अगर बचाना है तो वो गांधी विचार, समाजवाद और ये जो विचारों की पूंजी है, इसको संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है।
और इसमें युवाओं को वो ज़मीन मिल देने की ज़िम्मेदारी आज की पीढ़ी की है। जो पुरानी पीढ़ी है अगर वो विरासत अपने बच्चों के हाथ में नहीं सौंप के जा रही है, तो फिर ये उसके लिए कल दिन इतिहास में ज़िम्मेदार माने जाएँगे कि आपने इस देश को तानाशाही की तरफ धकेलने में रुकावट तो आप नहीं बन पाए। वो मैं मुझे लगता है कि सर्व सेवा संघ का परिसर ध्वस्त ज़रूर हुआ, गांधी विद्या संस्थान को बंद करा दिया गया, लेकिन वैचारिक विरासत को हम जैसे लोग जब तक ज़िंदा हैं, तब तक हम तो ज़िंदा रखेंगे उसको और मेरे पास अगर कभी पैसे होंगे और मेरे पास छोटी-सी भी कोई ज़मीन का टुकड़ा मैं होगा, तो मैं वही खड़ा करूँगी फिर। और ये प्रण है कि वो दोबारा से खड़ा करूँगी, चाहे वो उसका छोटा रेप्लिका ही क्यों ना हो, लेकिन वो बनाऊँगी। वो मुझे लगता है कि और वो बनना चाहिए, हर जगह बनना चाहिए। एक टूटा है तो 100 बनाए जाएँ, तब तो कोई बात है ना।